हेलो गाइस, दिस इज मानसी सिंह चौहान। वेलकम टू माय चैनल। आज है क्लास थर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप्ड हुए थे। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर के बारे में। तो आज देखते हैं कि हिस्ट्री में कंप्यूटर वो कैसे आए। जैसे एडेक हो गया, यूनिवेक हो गए, ये सब हमारे जनरेशन के ही कंप्यूटर थे। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में स्टार्ट किया था टेलिस्टिक से, और हम लोगों ने गवर्नमेंट, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया था, वहाँ से ख़त्म किया था। तो आज उसके आगे से पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टाइम पीरियड की बात करें, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1946 से लेकर 1955 तक था। टाइम पीरियड की बात करें तो हर जगह बहुत अलग अलग दे रखा है कि हर जगह मतलब डेटा जो इसका टाइम पीरियड का है वो डिफरेंट डिफरेंट है। बट आप ये अप्रॉक्सीमेट टाइम लेके हम लोग चलते तो ये सही है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था उस टाइम का। तो अब उसके अगर हम लोग मटेरियल के बारे में बात करें कि इस पर क्या क्या यूज़ हुआ जिससे इतना बड़ा कंप्यूटर बना कि पूरा कमरे को कवर कर लिया, तो इस पर हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैक्यूम ट्यूब की यूज़ की थी। मतलब इस पर टेक्नोलॉजी क्या थी? इसकी टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। इस पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। अब बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो बताते हैं वैक्यूम ट्यूब क्या है। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की तरह होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे जो जो टेक्नोलॉजी है उसे बढ़ाने के लिए काम करता है। जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो एक बल्ब के फॉर्म में होता था, जो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता था जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता था। वैक्यूम ट्यूब एक मतलब 18,000 के आसपास यूज़ होते थे यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये कभी कभी फ्यूज़ हो जाते थे, कभी भी ब्लास्ट हो जाते थे, जिससे लोगों को हार्म हो सकता था और हमारे कंप्यूटर को भी हार्म पहुंच सकता था। जिसके लिए इसके मतलब इसके सॉल्यूशन के लिए कि ये हार्म ना करे किसी चीज़ को, तो इसके लिए इन्होंने एसी या फिर बड़े बड़े फ़ैन का यूज़ करते थे कि ताकि वैक्यूम, ये जो हमारा वैक्यूम ट्यूब का पूरा डिवाइस है, पूरा कंपोनेंट है, ये बहुत ही कूल रहे और आराम से हमारे सिस्टम में कोई हार्म ना पहुंचा सके और अच्छे से वर्क करे। अब वैक्यूम ट्यूब तो हो गया। अब वैक्यूम ट्यूब की एक चीज़ और थी। अगर हम इस पर हम लोग वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ करते थे, इसकी वजह से हमारे जो मेमोरी, जो हमारे कहते हैं मेमोरी कैपेसिटी थी, वो बहुत कम थी। मतलब हमारा जो डेटा स्टोर करता था वो बहुत ही कम करता था। इस पर अब डेटा स्टोर की बात करें कि हमारे जो डेटा थे वो कहाँ स्टोर होते थे। डेटा स्टोर हम लोग का मैग्नेटिक, यहाँ पर ड्रम लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में। मैग्नेटिक ड्रम जो था वो हमारे मेमोरी था, एक तरह मेमोरी होती थी, जिसका इन्वेंशन बात करें अगर मैग्नेटिक ड्रम की तो 1936 में गुस्तावा टोसिक ने की थी। इन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया था जिसे हम लोग मैग्नेटिक ड्रम कहते हैं, जिस पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। बहुत लिमिटेशन था, मतलब बहुत लिमिट होती थी इस पर कि हाँ अपने डेटा को बहुत लिमिट में ही स्टोर करके रख सकते थे, ज़्यादा नहीं कर पाते थे। बट हम यहाँ पर डेटा स्टोर करके रख सकते थे। बहुत ही छोटे फॉर्म में डेटा स्टोर होता था बट करते थे। अब इसकी स्पीड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। बट इस टाइम के जब ये जनरेशन कंप्यूटर बना था, जिस जनरेशन में, उस टाइम में तो ये काफ़ी हाई माना जाता होगा, क्योंकि उस टाइम तो बहुत भी स्लो कंप्यूटर थे। तो उस टाइम इसकी स्पीड थी 4000 बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से ये काम करता था। अब इसकी जैसे कि अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आगे बताते हैं। इसके पंच कार्ड होता था जिस पे हम लोग एज ए स्टोर वर्क करते थे और इनपुट के फॉर्म में यूज़ करते थे, जिस पे अपने प्रोग्राम हम स्टोर करके रखते थे। तो अब बात करते हैं इनके वायर की। यहाँ के वायर बहुत हार्ड होते थे, और बात करें तो इनके मोटे मोटे वायर्स बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब बहुत ज़्यादा मोटे मोटे वायर लगे होते थे जिससे ये रन करते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। अब इसकी बात करते हैं कि इस पर प्रोसेसिंग क्या था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। इस पर एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था जो भी हमारे कंप्यूटर को सिक्वेंसली वर्क करता था। मतलब हमारा कंप्यूटर बहुत सिक्वेंस से वर्क करे, जिसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, जिसका नाम था बैच प्रोसेसिंग। अगर बैच प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में यूज़ होता था, मतलब सिक्वेंसली वर्क करता था। एक बार हम लोगों ने इसे इंस्ट्रक्शन दे देता था तो वह सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करता चला जाता था। अब इस पर एक पंच कार्ड लगता था। पंच कार्ड एज अ
कहते हैं हमारे पंच कार्ड का यूज़ हम लोग 1990 तक यूज़ किया था। यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। पंच कार्ड का यूज़ हम लोग इस पे स्टोरेज करने की करते थे, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स थे वो इसी में स्टोर होते थे। मतलब कैसे कौन सा पार्ट रन करेगा, या फिर हमारे जितने एप्लीकेशंस होते हैं जिस आज के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पर भी एप्लीकेशंस थे। वैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम होते थे वो यहाँ पर पंच कार्ड में स्टोर होते थे। सो गाइज़ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप इसे नोट करके रखिएगा कि पंच कार्ड स्टोर होता है। सो गाइज़ हम लोग ने बात किया कि पंच कार्ड क्या होते हैं। पंच कार्ड के बारे में तो जान लिया कि हमारे प्रोग्राम इस पर स्टोर होते थे। और इनपुट और आउटपुट के लिए क्या क्या यूज़ करते थे हम लोग, यहाँ पेपर टेप और मैग्नेटिक, एक जो मैजिक टेप होता था मैग्नेटिक टेप, उसका यूज़ करते थे हम लोग यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले बात पता चली इस पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, वैक्यूम ट्यूब। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, बैच प्रोसेसिंग टाइप का। और इस पर प्रोग्राम कौन स्टोर करता था, पंच कार्ड। और मेमोरी के लिए कौन सा यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम। अब इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या थी, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इस पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, जो कि हमारे डेटा को 0 और 1 के फॉर्म को ही समझती थी। मतलब अगर हम कुछ इनपुट देते थे तो वो 0 और 1 के फॉर्म पे ही देते थे इसे। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझते थे, बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या थे, तो ये बहुत जल्दी वर्क करता था, मतलब कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता था, जिसके लिए हमने इसका यूज़ करना चालू किया था। बहुत जल्दी परफॉर्म करता था, फ्यू आवर्स में बहुत सारी डिकोडिंग कर देता था। जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, मतलब चार्ल्स बेबेज, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही इसे बनाया था। और ये काफ़ी टाइम तक नहीं चला, और ये वॉर के बाद इसका यूज़ करना हम लोग ने बंद कर दिया। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे कि वेरी एक्सपेंसिव था। बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे जो कि अनरिलायबल था, मतलब इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि कब तक वर्क करेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता था। और इसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट, मतलब ज़्यादा लोग खरीद नहीं सकते, इसकी मेमोरी बहुत कम हो सकती थी। इसे सिर्फ बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकता था, कोई अपने पर्सनली के लिए यूज़ नहीं कर सकता कि पर्सनल कामों के लिए इसे यूज़ कर सके। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या होता था। पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता था, बैच प्रोसेसिंग। इस पर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब। और इस पर पंच कार्ड का यूज़ क्यों करते थे, अपने प्रोग्राम को सेव करने के लिए। अब बात करते हैं कि इस पर कौन कौन से कंप्यूटर जनरेट, मतलब इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। एनिक बना था, एडिक बना था, यूनिवैक बना था, IBM 701 बना था, और IBM 650 बना था। अब इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी एकदम अनरिलायबल था, क्योंकि इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। इसी कौन सी लैंग्वेज समझता था, मशीन लैंग्वेज। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और बहुत ही ज़्यादा स्लो इनपुट आउटपुट था। मतलब इनपुट आउटपुट के लिए बहुत स्लो डिवाइस का यूज़ करते थे। बहुत ह्यूज साइज़ था, मतलब बड़ा था। इसे नीड ऑफ AC था, मतलब इसे नीड थी AC की। और नॉन पोर्टेबल था, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह से हिला नहीं सकते और किसी में ऐड नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज़ लाइट वेस्टिंग थी, मतलब इसे यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती थी। सो गाइज़ अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंड जनरेशन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर देखिए एक साइज़ में थोड़ा छोटा हो चुका है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे और क्या क्या यूज़ हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग इसके साइज़ के बारे में देख ही चुके कि बहुत ही छोटा है। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1956 से 1965 के लिए तक ही था। इस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ जो कि बहुत साइज़ में छोटा हो गया, इस पर हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का ही यूज़ किया। मतलब सेम वर्क है कि हमारे कंप्यूटर को रन कैसे कराना है, कैसे चलेगा, कैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होगी, वो ट्रांजिस्टर करता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब का करते थे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बट ट्रांजिस्टर हीट प्रोड्यूस नहीं करता था। अगर इसके कैपेसिटी की बात करें तो थोड़ी सी फास्ट हुई हमारे फर्स्ट जनरेशन की, तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई। अब इससे बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था वो कैसे यूज़ हुआ। मतलब ट्रांजिस्टर हम लोग के पास ट्रांजिस्टर आया, जब डिवाइस आई ट्रांजिस्टर आया तो हमने देखा कि ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट हो रही है। मतलब थोड़ा कम ही वेस्ट होता, थोड़ा कम एक्सपेंसिव था, जिसकी वजह से हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ किया। और इस पर देखिए यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक कोर। से मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैग्नेटिक कोर का यूज़ है। इसका हमने यूज़ यहाँ पर मेमोरी के लिए किया था, मतलब प्राइमरी मेमोरी के लिए। मतलब जो भी हम लोग इसे प्रोसेस करते थे या एज अ
प्रेजेंट टाइम में विदाउट सेविंग कुछ यूज़ करते थे तो वो मैग्नेटिक कोर में होता था। अगर हम लोग सेकेंडरी डिवाइस, स्टोरेज की डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे, मतलब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। अब इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो इस पे लैंग्वेज पे तो हम लोगों ने यूज़ किया था इसकी लैंग्वेज के लिए, तो इसकी लैंग्वेज हमने यूज़ की थी असेंबल लैंग्वेज, और इस पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हो गई थी। असेंबल लैंग्वेज भी हमारे 01 के फॉर्म को समझती थी, और ये हम लोग को यहाँ पर टाइप करना थोड़ा सा इजी हो गया था। हमारी कंप्यूटर कोडिंग थी असेंबल में। और हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने फोर्टन और यहाँ पर कोबल यूज़ की थी। फोर्टन मीन्स फॉर्मूला फॉर्मूला ट्रांसलेटर था, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकल के लिए, साइंटिफिक मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया गया था। और कोबल बिजनेस लाइन के लिए यूज़ होता है। कोबल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस एप्लीकेशन। ये ऐसा प्रोग्राम था जो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक नई जनरेशन क्रिएट हुई, तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ गए थे इस पर। वो कुछ ज़्यादा हाई एडवांस फीचर नहीं थे, बहुत ही कम थे, बट फर्स्ट जनरेशन से बहुत अच्छे थे। अब इस पर हमने देखिए स्पीड के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी कि 4000 बिट्स पर सेकेंड थी, तो यहाँ पर थोड़ी एक्सटेंड हो चुकी थी, 30,000 पर बिट्स थी, मतलब बिट्स पर सेकेंड थी। यहाँ पर हम लोगों ने मेमोरी का यूज़ किया था। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कौन कौन से थे? IBM 1620, IBM 1620 बोल सकते हैं, 1620 मत बोलिएगा कभी भी, IBM 1620 बोलिएगा। IBM 7094 यूज़ हुआ था। कैट जो हमारा CDC था वो 1604 था, जो CDC था वो 3600 था, मतलब 00 था। तो इस पे बहुत सारे कंप्यूटर जनरल। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा कंप्यूटर था, तो वो यूनिवैक था 1108। इसलिए नोट कर लीजिएगा, यूनिवैक 1108 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर था। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे। इसके एडवांटेजेस, ये रिलायबल था पहले बात तो, इस पर हम लोग हीट प्रोड्यूस नहीं करता था, और ये बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेंसिव था, साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और ये मतलब कि लेस देन प्राइस था, मतलब इस पर थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई थी कंप्यूटर में वर्क करने की, और कमर्शियल यूज़ करने लगे थे हम लोग, बेटर प्रॉपर्टी थी इसकी, और एयर कंडीशन रिक्वायर्ड था, इस पर भी AC की ज़रूरत होती थी। इसकी डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ी, और इसकी मेंटेनिंग रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा थी। किससे रिक्वायर्ड किया जाता था? असेंबल लैंग्वेज समझता था, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती थी। और इस पर कमर्शली यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, और थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली था, क्योंकि नई लैंग्वेज थी और उस टाइम वर्क करना थोड़ा सा कम कठिन होता था इस लैंग्वेज में, क्योंकि ये भी 01 के फॉर्म को ही समझता था। तो यहाँ पर हम लोग ने, लेकिन यहाँ पर फोर्टन और जो हमारी कोबल लैंग्वेज थी, हाई लैंग्वेज, वो काफ़ी अच्छी यूज़फुल हुई थी। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन की। इसने स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर सेकेंड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते कि फर्स्ट जनरेशन हम लोग ने बैच प्रोसेसिंग यूज़ की थी, तो थर्ड जनरेशन में क्या क्या यूज़ किया था? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और, हमारे प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर भी पंच कार्ड का यूज़ किया था। सो गाइस, ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा थ्योरिकल लिखी हुई नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ इसे राइट डाउन करके रखिएगा और याद रखिएगा। और याद करने के लिए बार बार आप यार वीडियो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, और अपने नोट्स बना कर तैयार करते रहिए। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पीरियड के बारे में। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 1366 से अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो 1966 से लेकर 1975 तक चला था। अब कंप्यूटर का साइज़ देख के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है। अब इस पर बात करते हैं कि इतना छोटा हुआ क्यों, क्योंकि इस पर हमने IC सर्किट्स का यूज़ किया। मतलब जो हमारा सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था, क्या होता है, ट्रांजिस्टर, उसका हमने रिप्लेस करके हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ कर लिया। मतलब IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये
मतलब ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था। एक्चुअली आईसी जो होता है वो सिलिकॉन चिप का होता है। यहाँ पर ना मटेरियल लिख रखा है कि सिलिकॉन चिप होता है। अब ये किसने बनाया था आईसी सर्किट को? आईसी सर्किट को बनाया था जैक किल्वी ने। जैक किल्वी ने इसे इन्वेंट किया था, जो कि बहुत ही यूज़फुल था हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर को बनाने के लिए, बहुत ही साइज़ में कम करने के लिए इसका बहुत यूज़ किया था हमने। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कोर्स मतलब आईसी यूज़ किया था, हमें तो यूज़ पता चल गया है। वैसे भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की कंपेरिजन बहुत हाई हो चुकी थी। यहाँ लिखा है 1,28,000 बिट्स पर सेकेंड की फॉर्म में हमने यूज़ किया। यहाँ पर हम लोगों ने कीबोर्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था हमारे इनपुट देने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में और क्या क्या ऐड किया। मतलब रिमोट प्रोसेसिंग आ गया, कि मतलब कीबोर्ड जैसे आया, माउस आ गया, और एक गेम्स खेलने के लिए टाइम शेयरिंग आ गया, रियल टाइम आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग तो पहले से चल रहा है ना, तो बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ऐड क्या हुआ? रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइमिंग। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो देखना ये सब एक साथ एक फीचर्स बन जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये सब फीचर्स ही हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स थे जो इस पर ऐड हुए। अब इस पर हाई लेवल लैंग्वेज की यूज़ होने लगे, मतलब इस पर लैंग्वेजेस आने लगे। थर्ड जनरेशन के लैंग्वेजेस क्या है? C++, जावा वगैरह इस पे इंक्लूड हो गई। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे हुआ, हम सेकेंड जनरेशन पढ़ा था कि एक हम लोग आया था, लैंग्वेज आई थी कोबल, जो कि थर्ड जनरेशन में हम लोग को बताने लगा कि इस कंप्यूटर की न्यू वर्ज़न आए और फॉर्टेन की न्यू वर्ज़न है। एक आया था पास्कल, थर्ड जनरेशन में ही आया था। इसने सिखाया था कि हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनते कैसे। C++ और जावा आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनते कैसे, तो ये हमें कोबल ने बताया था, पास्कल ने बताया था कि हमारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। एक बेसिक आया और बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब लैंग्वेजेस आ गई थी जो हमारे कंप्यूटर को बहुत इजी कर दिया था और प्रोग्रामिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। मतलब ईज़िली अगर इंसान चाहे तो उसे प्रोग्राम को अगर पढ़ेगा और सीखेगा तो वो ईज़िली प्रोग्राम जनरेट कर सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ हो गया था और काफ़ी जल्दी वर्क करने लगा था। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से काफ़ी ईजी हो गया था और काफ़ी नैनो सेकेंड में ही आंसर देने लगा था। काफ़ी फास्ट वर्क करने से हार्डवेयर्स काफ़ी फेलियर नहीं हुए थे, मतलब काफ़ी रेयर थे और बहुत अच्छे थे, और इस पर ईज़िली पोर्टेबल था, बहुत जल्दी वर्क करता था, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते थे, और थोड़ा सा सस्ता हो चुका था, कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगा था और हमारे टाइम की सेविंग होनी चाहिए थी। इस पर लोग भी काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस अभी वही थी कि यहाँ पर एयर कंडीशन चाहिए थी, मतलब इसे ठंडा रखने के लिए हमें कंप्यूटर को AC की ज़रूरत पड़ती थी, और आईसी सर्किट्स थोड़ा से मैन्युफैक्चरिंग कम होता था तो हमें उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, बट ये ठीक था, वर्क कर सकता था। तो गाइस हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पढ़ रखा है। अब पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में कि क्या था, और देख के आप लोग सरप्राइज होंगे कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गया कि काफ़ी साइज़ छोटा हो गया था और थोड़ा स्पीड आ गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई थी फर्स्ट जनरेशन से अभी तक देखते तो हमने स्पीड को काफ़ी स्पीड पे और कंप्यूटर के साइज़ पे वर्क किया था। अच्छा चलिए बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड आप पढ़ चुके हैं कि फिर भी एक बार रिवाइज़ कर देते हैं। 1976 से लेकर 1985 तक। अच्छा हाँ, टाइम पीरियड के बारे में मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड हर जगह अलग अलग होता है, तो आप ये टाइम पीरियड लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेट सही भी है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट ही टाइम पीरियड लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ कंफर्म तो है नहीं। तो अब बात करते हैं इस पर टेक्नोलॉजीज़ क्या हुई। इस पर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। मतलब यूज़ आईसी का ही हुआ, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा सर्किट्स लग गए थे, तो बहुत सारे मतलब वो कहते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स उस आईसी में लग गए थे, तो आईसी में कंपोनेंट्स तो बढ़े बट इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो सका। तो इस पर हम लोग बोल सकते हैं आईसी का यूज़ हुआ, बट टेक्नोलॉजी कौन सी थी? VLSI। अच्छा, टेक्नोलॉजीज होती कितनी? एक होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, इसे बोलते हैं SSI। एक होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो होता है MSI, और अब हमने जो यहाँ पर देखा है वो है VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब बात करते हैं इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ हुआ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑपरेटिंग रिमोट
अभी हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा कि इस पे रिमोट प्रोसेसिंग आया, टाइम शेयरिंग आया, रियल टाइम आया, मल्टी प्रोसेसिंग आया। अब हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ चुके थे। अब देखते हैं इस पर कुछ एडवांस तो ऐड हुआ होगा ना। इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस पे हम लोगों ने नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम शेयरिंग, जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग जो सब थे वहाँ पर तो पहले से ही चल रहे थे। उस पर ऐड क्या हुआ, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड हुआ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नेटवर्किंग यूज़ करने लगे हम थर्ड जनरेशन में। तो अब स्पीड इसकी कितनी थी, 100 मिलियन बिट्स, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में अगर 100 मिलियन बिट्स की बात करें तो कितने सारे कंपोनेंट्स लगे इलेक्ट्रॉनिक साइज़ के साथ, मतलब कंपोनेंट्स तो बढ़े बट इस पर साइज़ बहुत कम हो गया। अगर हम 1 मिलियन की बात करें तो 10 लाख होते हैं, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा होते हैं। एंड रीड प्रोग्राम ऑफ डिस्क, मतलब कि इस पर डिस्क में प्रोग्राम होते थे। अब इसकी लैंग्वेज के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हम लोग ने ह्यूमन जनरेशन मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। एसक्यूएल आया था, कोल्ड फ्यूजल आया था, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आई थी। अब एक टी बेसिक करके आई थी और हम लोग ने सी प्लस प्लस जावा, इसके वर्जन्स आते रहे बहुत सारे। तो एसक्यूएल आ गया था, .NET वगैरह तो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एसक्यूएल लैंग्वेज का हमने नई लैंग्वेज पढ़ी थी। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या थे, स्मॉल साइज़ हो गया था, हाई कंपोनेंट एंड क्या डेस्टिनी हो गया था, और इस पे मतलब कि हीट जनरेट करना बंद कर दिया था। इस पे एसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि अब इजीली आराम से रह सकता था फ़ैन में भी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट कम काम करने लगा था। जो हमारे प्रीवियस ईयर के जनरेशन्स के कंप्यूटर थे उनके कंपेरिजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगा था। मार्केट में आ गया था, बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, और कह सकते हैं इसे ईज़िली हर इंसान यूज़ कर सकता था और हर सब कोई भी यूज़ कर सकते थे इस पर। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस थी कि इस पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी, तो LSI चिप्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, तो थोड़ा कॉस्टली भी कम था, बट हाँ यूज़ करते थे। ये कोई खास डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट इट्स ओके, चलता है इतना। तो फिफ्थ जनरेशन में था क्या, इस पे हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया। मतलब थर्ड जनरेशन जैसे हमने अपना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हमने थर्ड जनरेशन बताया था कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता था, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। अब IC में बहुत सारे कंपोनेंट्स में सर्किट्स ऐड हो गए, बट साइज़ और भी छोटा हो गया उनका, और बट उस पर जो स्पीड थी, जो टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई। जैसे उसे बोलने लगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग IC का यूज़ अभी भी कर रहे हैं। तो इस पर अब हमने कौन सी मतलब इस जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। मतलब हम लोग ने यहाँ पर रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, कि रोबोट्स में प्रोग्राम फिक्स कर दिए, रोबोट्स हमारा काम करते हैं, ये सब स्टार्ट हो गया। तो फिफ्थ जनरेशन का इंट्रोड्यूस हमने जापान से मिला था, जो कि 1982 में मिला था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो रोबोट्स के बनाने का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ, मतलब रोबोट्स वर्क करने लगे। तो यहाँ पर मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। सो हम सब समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो चुकी थी, कितनी हाई स्ट्रीम में इसकी पावरफुल हो गया था, कितना मतलब साइज़ में कितना छोटा गया था, एक हाथ में आ गया था। सो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग था फिफ्थ जनरेशन की। अब इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो रोबोटिक आ गई, तो जो हम लोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो हमारे गेम्स को बनाने लगे, और रोबोटिक आ गई जो हमारे रोबोट्स को बनाने लगे, जिसमें फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, जो काफ़ी मतलब C++ और पाइथन और C++, जावा स्क्रिप्ट, .NET। हाँ, .NET का भी हमने फिफ्थ जनरेशन में ही पढ़ा कि .NET जो लैंग्वेज थी वो हमारी फिफ्थ जनरेशन में आई थी। तो गाइस हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि यहाँ पर लिखी नहीं है। सो प्लीज़ आप इसे राइट डाउन करिएगा और ध्यान रखिएगा कि सबसे टेक्नोलॉजीज़ बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, कौन कौन से कंप्यूटर बने, और सब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और टाइम पीरियड के बारे में भी याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। रिलायबल था, बहुत ज़्यादा फास्टर था सभी कंप्यूटर्स जो हमने लास्ट जनरेशन में पढ़े थे, मतलब कि प्रीवियस जनरेशन में जितने, और ईज़िली पोर्टेबल था, मतलब बहुत जल्दी हम इस पर मतलब बहुत ईजी था चलाने में, बहुत ऑपरेट करने में था, वायरलेस था,
और स्पीड इतनी ज़्यादा थी, एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड थी, कैपेबिलिटी थी और पैरेलल प्रोसेसिंग थी। और इस पे बस एक हार्मफुल ये चीज़ है कि इस पे हम लोग अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना कम कर चुके हैं और कंप्यूटर और मोबाइल्स और नोटपैड पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे, क्योंकि अब इसके बिना हम लोग का लाइफ थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट कह सकते हैं इतना भी मुश्किल नहीं, अगर हम लोग करना चाहते ये भी कर सकते हैं। कुछ भी बदल नहीं सकता है, बट अब हम लोग काफ़ी यूज टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। सो गाइस, इतना ध्यान रखिएगा कि जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के बेसिक्स को जानने के लिए। और बेसिक नॉलेज के लिए हमारे फर्स्ट सेकेंड और के 2 पार्ट हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हिस्ट्री इतनी कम नहीं है। जनरेशन आप देख ही चुके हैं कितनी ज़्यादा जनरेशन से है। टेलिस्टिक से लेके अभी तक की वीडियोस आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।